इस एकेडमी में सबको पता है कि ब्लैक मैकिंग डिपार्टमेंट एकदम बकवास है। तो जब हर डिपार्टमेंट के टॉप स्टूडेंट्स का डेमोन्स्ट्रेशन शुरू होता है तो किसी को भी ब्लैक मैकर से कोई उम्मीद नहीं होती। पहले एरिना में कॉम्बैट डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट आता है और उसका ओपोनेंट है एक स्पेशल सी रैंक कॉम्बैट रोबोट। और जैसा सबने सोचा था, उसने उसे एक ही ब्लो में तोड़ दिया। पीसेस पूरे एरिना में उड़ गए। सभी स्टूडेंट्स ने तुरंत तालियां बजाईं जैसे कोई बॉलीवुड हीरो आया हो। फिर सपोर्ट डिपार्टमेंट की एक लड़की अपने रेवन के साथ बाहर आती है। उसका ओपोनेंट भी वही सी रैंक रोबोट है, लेकिन इस बार एक्स्ट्रा आर्मर के साथ। पर उसके रेवन के लिए यह कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो आसमान में ऊपर उड़ी और एक ही तेज स्ट्राइक में उस रोबोट के बीच से सीधा होल कर दिया। सभी स्टूडेंट्स उसके लिए चिल्लाने लगे जैसे वो कोई बहुत बड़ी जीनियस हो। दोनों ने क्राउड का दिल जीत लिया। अब सभी प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स को पूरा यकीन था कि ब्लैक मैथिंग डिपार्टमेंट का बंदा बस यहाँ इज्जत घमवाने आया है। लेकिन जब हमारा हीरो सियाहोन अरीना में घुसा तो स्टोरी ने ट्विस्ट ले लिया। उन्होंने उसे डी रैंक रोबोट दिया। सोचा कि यह बेचारा इतना केपेबल नहीं होगा, लेकिन सियाहोन ने तुरंत बोला, यार इसे हटाओ, मुझे बी रैंक आर्मर्ड रोबोट चाहिए। सबके मुंह खुले के खुले रह गए, लेकिन फिर भी उन्होंने रोबोट तैयार किया। फिर सियाहोन ने अपनी सोर्ड को शीथ में रखते हुए मैना से चार्ज करना शुरू किया और वो सारा गियर उसने खुद बनाया था। जैसे ही लोगों ने उसके गियर की क्वालिटी देखी, सब शॉक में आ गए। तभी सियाहोन ने सोर्ड की चार्जिंग पूरी की और उसकी 5 कलर्ड फ्लेम की पावर देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। रोबोट ने अपना एनर्जी आर्मर ऑन किया, लेकिन हमारे भाई की एक ही स्ट्राइक में वो रोबोट और आधा एरिना दोनों धूल बन गए। जब धूल छोटी तो पूरा हॉल एकदम चुप था। होस्ट को भी समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। माइक ड्रॉप मोमेंट था वो। तो आखिर यह सियाहोन है कौन? पुराने जमाने में वो दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक मिथ था, लेकिन जब 5 डीमन किंग्स ने परिशिंग सी के जरिए इंसानों को मारने का प्लान बनाया तो वो भी कुछ नहीं कर सका। हीरोज ने लड़ाई की और आखिरकार जीत भी गए, लेकिन यह जीत किसी काम की नहीं थी। दुनिया का ज्यादातर हिस्सा पहले से ही परिशिंग सी निगल चुकी थी। जीते भी तो क्या जीते। ली साहून, इंसानों का आखिरी ब्लैक मिथ, उस एंडलेस सी को देख रहा था जो हर पल उसके करीब आ रही थी। उसके साथ 3 बुरी तरह घायल हीरोज थे जो डीमन किंग्स को सिर्फ इसलिए मार पाए क्योंकि हमारे भाई ने उनके लिए गियर बनाया था। लेकिन अब उनका भी वक्त आ गया था और साहुआन अकेला रह गया। चारों तरफ सिर्फ एंडलेस सी। तब उसने डिसाइड किया कि एक आखिरी आइटम बनाएगा। वक्त और सामान दोनों खत्म होने वाले थे, लेकिन अपनी यूनिक स्किल से उसने अपने शरीर से एक स्पेशल ओर निकाला और एक डैगर बनाने लगा। और जैसे ही पानी उस तक पहुंचा, उसने काम पूरा किया। फिर उसने वो डैगर खुद में घोंप लिया। जैसे ही सी ने उसे डुबोया, एक हिडन स्किल ऑन हुई, रिटर्निंग टू ओरिजिन। और फिर सब अंधेरा। अचानक आंखों पर रोशनी पड़ी और उसे लगा, यार क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? एक आवाज आई, कैंडिडेट ली। वो नाम जो उसने 31 साल से नहीं सुना था। चारों तरफ देखा तो वो अपने एंट्रेंस एग्जाम की जगह पर था। उसे लगा शायद मरने से पहले पूरी लाइफ सामने आ रही है, लेकिन फिर उसे याद आया वो आखिरी वेपन जो उसने बनाया था, वो स्किल रिटर्न टू द ओरिजिन। और उसे सब समझ आ गया। यह सब उस वेपन की वजह से हुआ जो उसने अपने बॉन्ड ओरे से बनाया था। टाइम ट्रैवल हो गया भाई। इंस्ट्रक्टर ने उसे डांटा कि अगर सीरियस नहीं हुआ तो बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। सेहुन ने वेपन उठाया और अपने पुराने दुखों को याद करने लगा। सोचने लगा, अगर पहले शुरू किया होता तो क्या होता? क्या इस बार फ्यूचर बदल सकता है? उसने खुद से कहा, पुराना जो हुआ हुआ, अब एक सेकंड चांस मिली है, इस बार सबको बचाना है। और यही सोचकर उसके चेहरे पर एक उम्मीद भरी स्माइल आई। काफी वक्त बाद पहला काम बेबल एग्जाम पास करना। 3 डॉग्स को ढूंढना बाद में होगा। और वो काम पर लग गया। उसके हाथों में पूरी एक लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस था। उसकी फॉर्जिंग इतनी अच्छी थी कि प्रॉक्टर की नजर तुरंत उस पर पड़ी। प्रोफेसर ने झुककर ध्यान से देखा। सेहू का हैमर वर्क बाहर से स्लो लग रहा था, लेकिन रिदम एकदम सही था। हर स्ट्राइक पर एक शार्प क्लियर आवाज। सामान चेक करने के बाद प्रॉक्टर ने माना, यह काम टॉप लेवल का है। असिस्टेंट हान भी क्वालिटी देखकर दंग रह गया। दोनों को पक्का था कि यह पीस एग्जाम पास करने के लिए काफी से ज्यादा है। लेकिन फिर बिल्कुल अचानक सेहू ने वो आइटम तोड़ दिया। सबके होश उड़ गए। इस नई लाइफ में वो कोई भी कम काम नहीं करने वाला था। असिस्टेंट हान आग बबूला हो गया। उसे लगा ये स्मिथी की बेइज्जती है, लेकिन सेहुन ने कामली कहा कि उसे दोबारा बनाने का मौका दो। जब हान बोलने लगा तो प्रॉक्टर ने उसे रोका
और कहा कि सेहून ने टेक्निकली कोई रूल नहीं तोड़ा। प्रोफेसर ने सेहू को याद दिलाया कि सिर्फ 40 मिनट बचे हैं। सेहू ने सिंपली कहा, मैं इतना बुरा काम सबमिट नहीं कर सकता। प्रोफेसर उसके कॉन्फिडेंस से खुश हो गया और उसे बेस्ट विशेस दे दिए। हमारा हीरो दोबारा शुरू हुआ, लेकिन जल्दी ही एक प्रॉब्लम सामने आई। उसका छोटा बॉडी उतना मना और ताकत नहीं रखता जितना वो पहले यूज करता था। क्लॉक टिक कर रही थी, उसे एक शॉर्टकट चाहिए था। तभी रूम में एक अजीब आवाज गूंजी जिसने सबका ध्यान खींच लिया। बाकी स्टूडेंट्स अविश्वास से घूर रहे थे। सेहू हाथ से इग्निशन स्टोन्स में मना डाल रहा था। एक स्टूडेंट ने वार्निंग दी, अगर ये जले तो फट जाएंगे। लेकिन हमारे भाई ने घबराहट को कंप्लीटली इग्नोर किया और स्टोन्स सीधे फोर्स में फेंक दिए। रूम में हड़कंप मच गया। कोई फायर बुझाने वाली चीज मांग रहा था। हान प्रोफेसर से बीच में आने की भीख मांग रहा था, लेकिन प्रॉक्टर एकदम काम रहा। उसने सबको बोला, आग का फ्लो देखो, नए लोगों की तरह घबराओ मत। उनके सामने एक 5 कलर्ड फायर डीमन उठा। यह बहुत तेज आग थी जो अलग अलग इग्निशन स्टोन्स की मिली जुली ताकत से बनी थी। यह एक बड़ा लेवल का तरीका है जिसमें मना का सही कंट्रोल चाहिए, लेकिन एक्चुअल एनर्जी बहुत कम लगती है। बाकी स्टूडेंट्स बस देखते रह गए। फोर्स स्टेबल रही, कोई ब्लास्ट नहीं आया। प्रोफेसर ने आयरन का रंग बदलते देखा और उस हाई लेवल तरीके को पहचाना जिसमें इग्निशन स्टोन्स की ताकत से आग तेज होती है और फोर्सिंग जल्दी होती है। लेकिन क्लॉक देखकर वो अभी भी श्योर नहीं था कि सीहन 30 मिनट्स में काम पूरा कर पाएगा। जैसे जैसे हैमरिंग होती रही, सीहन का कमजोर बॉडी उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनता जा रहा था। माना खत्म हो गया, बचाव की दीवार टूट गई और वो फौज की सीधी आग सहने लगा। उसने मन में ठाना, एग्जाम खत्म होते ही बॉडी को ट्रेन करूंगा, लेकिन अभी हर बचा हुआ सेकंड यूज करना था। जब इंस्ट्रक्टर ने रुकने का सिग्नल दिया, हमारे भाई ने अपना काम पूरा कर लिया। 5 कलर फायर ब्लेड और सिस्टम ने नोटिफिकेशन दी। उसे एक यूनिक आर्टिसन स्किल मिली। ब्लेड की क्वालिटी देखकर पूरा रूम शॉक में चला गया। रिजल्ट्स बहुत ऊंचे थे। सियान ने कैजुअली ऑफर किया कि प्रोफेसर चाहे तो आइटम के डिटेल्स देख सकते हैं। असिस्टेंट हान इतना खुश हो गया कि उसने तुरंत पास घोषित कर दिया। प्रोफेसर का ऑफिशियल वर्ड आने से पहले ही भाई इतना एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हुआ। एग्जाम के बाद सिहन खुद को प्रोफेसर किम इंचोल के ऑफिस में पाता है। जब प्रोफेसर ने पूछा कि क्या वो अपने काम से खुश है, सिहन ने पोलाइटली हाँ कहा, लेकिन प्रोफेसर उसकी आंखों में बची हुई नाराजगी साफ देख सकता था। सीधे बात पर आते हुए प्रोफेसर किम ने कहा कि सिहून को अपनी अप्लाई वापस ले लेनी चाहिए। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि बैबल का रिफाइनिंग डिपार्टमेंट एक डूबता जहाज है जिसकी नेम खत्म हो रही है। सेहू को पहले से पता था कि फ्यूचर में यह डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा और वल्कन एकेडमी आगे निकल जाएगी। लेकिन जब प्रोफेसर ने उसे वल्कन की तरफ भेजना चाहा, सेहू ने उन्हें रोका। उसने साफ कहा, वल्कन टॉप नहीं बनेगा क्योंकि बेबल को टॉप बनाने के लिए मैं यहाँ आ रहा हूँ। ये सुनकर प्रोफेसर ने रिमाइंड किया कि पहले उसे डिपार्टमेंट का वॉलेडिक्टोरियन बनना होगा। हमारा भाई पल का भी नहीं झपका। उसे पूरा भरोसा था कि स्टूडेंट लेवल पर भी वो एक अलग ही लीग में है, लेकिन बेबल में फ्रेशमैन वॉलेडिक्टोरियन का स्पॉट पाना आसान नहीं है। ये सेहू अच्छी तरह जानता है। एकेडमी एक बहुत बड़ी जगह है जो 3 डिपार्टमेंट्स में बांटी है। कॉम्बैट के लिए एक, सपोर्ट के लिए यूआर एंड टेक्नोलॉजी के लिए बोरिपा। हर डिपार्टमेंट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे में उलझे हैं। वॉलेडिक्टोरियन बनने के लिए इन सब में सबसे आगे होना जरूरी है। और फाइनली टॉप 2 स्टूडेंट्स के बीच एक बड़ा एग्जाम होता है, जिसमें सिर्फ एक विनर होता है। प्रोफेसर क्लियरली खुश था, लेकिन फिर भी उसने वल्कन एकेडमी की तरफ भेजने की कोशिश की। बोला कि इतने टैलेंटेड ब्लैकस्मिथ की जगह वहाँ है। सीहन ने हिंट पकड़ा, लेकिन अपनी बात पर अड़ता रहा। बेबेल उसके आने के बाद टॉप स्कूल बन जाएगा। प्रोफेसर ने सोचा यह बच्चा बहुत घमंडी है, लेकिन उसे यह एटीट्यूड सीक्रेटली पसंद भी आई। उसने हाथ मिलाने का ऑफर किया और कहा कि वो देखना चाहता है यह बंदा क्या कर सकता है। जैसे ही उनके हाथ मिले, सिहून की बॉन्ड स्किल ऑन हुई। प्रोफेसर के साथ लेवल 1 बॉन्ड बन गया। हमारे भाई ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत उसे निकाल लिया। मिला एक बॉन्ड स्टोन ऑफ फ्लेम बेयरिंग आयरन, एक अच्छे ग्रेड का मेटल जिसकी टेक्सचर लकड़ी जैसी है और जो फ्लेम्स को अंदर रख सकता है। प्रोफेसर ने हाथ दिया। सेहू ने बॉन्ड स्टोन ले लिया। फेयर ट्रेड भाई। अपने रूम में सेहू उस मेटल को देखता है जो उसने प्रोफेसर से निकाला।
क्वालिटी अच्छी है लेकिन साइज थोड़ा कम है। बॉन्ड एक्सट्रैक्शन एक मुश्किल काम है। ये बेसिकली उस कनेक्शन की ताकत के हिसाब से और खींचना है। अभी उसका बॉन्ड लेवल मुश्किल से इस मेटल को यूज करने लायक है और बाकी फ्रेशमैन के मुकाबले उसके करंट स्टैट्स एकदम कमजोर है, सुस्तो है। उसने एक ठंडी सांस ली, लेकिन ऑनेस्टली वो शिकायत नहीं कर रहा था। पास्ट में वापस जाने के बदले में कमजोर स्टैट्स, ये डील तो वो आंख बंद करके ले लेगा। उसने खुद से कहा, लालच मत करो, पैंडेमोनियम को हराने के लिए बहुत वक्त है। उस ग्रुप ने सिर्फ इंसानों को नहीं रौंदा था, बल्कि उन्होंने ही 6 डीमन डिविनिटीज को बुलवाने की साजिश की थी, जिसने सबको खत्म कर दिया। अगर उन्हें रोकना है तो तरीकों को लेकर चूजी नहीं हो सकता। उसे यह भी पता था कि फ्यूचर की घटनाओं के बारे में कंफ्यूज्ड होना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए प्रायोरिटी है मेमोरी से जुड़ा कोई आर्मामेंट या स्किल लेना। बेबल में दाखिला लेने का पहला गोल पूरा हो चुका था। अब प्लान के दूसरे हिस्से पर फोकस करने का वक्त था। तभी एक नोटिफिकेशन आई, बॉन्ड लेवल बढ़ गया और एक नई स्किल अनलॉक हुई, बॉन्ड इम्प्रिंट। चलो, प्लान आगे बढ़ रहा है। एक हफ्ते बाद बेबल एकेडमी में सेहून का पहला दिन। जगह इतनी बड़ी और शानदार थी कि वो सर्कल्स में घूमते घूमते मुश्किल से रिफाइनिंग रूम तक पहुंचा। जैसे ही वो क्लास में घुसा, माइकल बार्मिट बोर्ड से पके वाइस डीन की लेक्चर सीधे उस पर शुरू हो गई। माइकल ने उसके लेट आने और रिलैक्स्ड एटीट्यूड पर खूब सुनाया। प्रोफेसर किम ने बीच में आकर बचाने की कोशिश की। एग्जाम शुरू होने में अब भी 10 मिनट बाकी हैं, लेकिन माइकल नहीं माना और सेहू की एटीट्यूड पर बोलता रहा। यह सब देखकर सेहू को आखिरकार समझ आया कि प्रोफेसर किम ने उसे इस जगह से दूर रहने के लिए क्यों कहा था। डिपार्टमेंट के नंबर्स गिर रहे थे, ऊपर से बड़े लोगों से क्लियरली नहीं पड़ती। हमारे भाई ने पास के एक स्टूडेंट को ग्रीट करने की कोशिश की, लेकिन उसे एकदम ठंडा जवाब मिला, ऑकवर्ड साइलेंस। भाई, पहला दिन ही इतना रफ। तभी एक वुमन आगे आई और पूछा कि क्या सब प्रेजेंट है। जब वाइस डीन ने उन्हें डीन कहकर बुलाया, सेहून की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया। यह बेबल की बोरेपा डिपार्टमेंट की डीन खुद थी, रु युनहा। सेहून मन में सोचने लगा कि इतनी बड़ी हस्ती यहाँ क्यों आई है। पुराने लाइफ में ये लेडी उसकी शॉप की रेगुलर कस्टमर थी, एस रैंक की ताकत वाली, और एक डरावनी यूनिक स्किल, वो आर्मेंट्स को खाकर और स्ट्रॉन्ग बनती थी। उसने उन्हें उनके आखिरी वक्त में देखा था, जब उन्होंने अपना एक बड़ा पछतावा बताया था। काश उन्होंने उसका अच्छा गियर खा लिया होता। यार, यूनिक रिग्रेट है। प्रोफेसर किम की आवाज ने उसे वापस खींचा। एडिशनल एग्जाम का टाइम था। रूल सिंपल लेकिन कठिन थे। 90 मिनट्स में एक ऐसा आर्मामेंट बनाना है जो पिछले एग्जाम की सोर्ड के साथ परफेक्टली मैच करे। कैच, उन्हें एल्केमी स्मिथी यूज करनी होगी। एक बड़ा ढेर सामने रखा था चूज करने के लिए, और जज के तौर पर डीन और वाइस डी दोनों मौजूद थे। प्रेशर बहुत ज्यादा था। सिग्नल होते ही सेहून ने एप्रन बांधा। वो एल्केमी स्मिथी पर फोकस करने लगा। उसे प्योर मैना से सही मेल बनानी थी ताकि एलिमेंटल एनर्जीज बेकाबू न हो। तभी एक चिढ़ाने वाली आवाज ने उसकी फोकस तोड़ी। क्या मटेरियल्स घूरने से तेरा मैना बढ़ जाएगा? सेहून ने पूछा। क्या यह उससे कहा जा रहा है? तो गोरे बालों वाले स्टूडेंट हंस बर्मिट ने मुंह बनाया। और है कौन यहाँ तेरे अलावा? प्रोफेसर किम ने हंस को चुप रहने को कहा, लेकिन बात हो चुकी थी। हंस वाइस डीन का बेटा था और ये साफ दिख रहा था कि वो अपने बाप की पावर पर चल रहा था। वो सेहून के कम मना को देखकर मन ही मन खुश था। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी बारेट की ट्रेनिंग, जो एल्केमी स्मिथिंग के लिए मशहूर है, उसे बढ़त देती है। हंस के पास ऑलरेडी दूसरे साल के वैलेडिक्टोरियन जितना माना था। उसने लेजराइट और हानम जैद उठाए, दोनों पानी वाले, और इस चेहरे पर जीत तो पक्की है वाला लुक लिए। डैन र्यू ने हंस को वाटर ओनर्स उठाते देखा और प्रोफेसर किम ने नोट किया कि वाटर एट्रीब्यूट्स को फोर्स करना आग के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। इसे स्मिथ करना नाइटमेयर है। वाइस डैन माइकल ने मुंह बनाया कि यह पुरानी सोच है, मॉडर्न एल्केमी पर अप्लाई नहीं होती। किम ने कहा कि अल्केमी पुरानी लिमिट से बाउंड नहीं है, लेकिन टाइम अभी भी एक बड़ा फैक्टर है। माइकल ने उन्हें बीच में ही रोका और शेखी बघारी कि उसका बेटा किसी भी ओर को 30 मिनट्स में बना सकता है। प्रोफेसर किम तब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि हंस सच में उतना फास्ट है। उसकी स्पीड एक नॉर्मल फ्रेशमैन से काफी ज्यादा थी। ये एग्जाम तो क्लियरली हंस जैसे किसी के लिए बना था जो एल्केमी लैब में पला बढ़ा हो। प्रोफेसर किम ने मन ही मन वाइस डीन की बेशर्मी को कोसा। तभी डीन र्यू की नजर सेहून पर गई और उनकी आंखें वाइड
डिवाइड हो गई। उसने वाटर ओर्स को हाथ भी नहीं लगाया था। उसने उठाए थे हाइड्रेट और क्रिम्सन फायर स्टोन्स, हंस के चॉइसेस के बिल्कुल उलटे। यह देखकर माइकल ने मजाक उड़ाया, बच्चे को अपनी प्राइड थोड़ी ज्यादा ही है। हंस भी घूरने लगा, सोचने लगा क्या ये अलग दिखने के लिए उलटे ओर्स ले रहा है। उसे ये चॉइस एकदम बेवकूफी लगी। सेहू के कम माना के साथ क्रिम्सन फायर स्टोन्स को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल था। हंस रिलैक्स होने लगा, इजी जीत। लेकिन तभी हांस ने कुछ अजीब नोटिस किया। सीहन ने अपनी नई स्किल ऑन की, बॉन्ड इम्प्रिंट। स्किल यूज करके उसने फ्लेम बेरिंग आयरन को अपने राइट आर्म पर लगाया। एक काबू में रखी हुई बड़ी आग में उसका पूरा हाथ लिपट गया। हांस ने मुंह बनाया, सस्ती ट्रिक है, लेकिन हमारे भाई ने ऊपर देखा भी नहीं। वो ऑनरेडी जोन में था। वाइस डीन ने स्मगली देखा कि सीहू मिनरल्स के साथ सेम टाइप की एनर्जी से मेल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये उसे नए लोगों की गलती लग रही थी। प्योर मना से एलिमेंटल मिनरल्स को मिलाने पर एनर्जी बेकाबू हो जाती है। यह एक बड़े हादसे का सीधा रास्ता है। वो पीछे झुककर ब्लास्ट का इंतजार करने लगा, लेकिन वो हादसा कभी नहीं आया। इसके बजाय सीहन की आग की ताकत एक बड़े लेवल तक बढ़ गई, जिसने देखने वालों को लगभग अंधा कर दिया। एकदम सही मोशन में उसने काम फिनिश किया और आर्मामेंट कंप्लीट किया। एक फायर स्टोर करने वाली शीथ जो उसकी सोर्ड के लिए परफेक्टली बनी थी। रूम एकदम चुप हो गया। जैसे आइटम का डिस्क्रिप्शन आया, रेयर ग्रेड आइटम। ये न सिर्फ बहुत सारी फायर मना स्टोर कर सकता था, बल्कि इसने यूजर को एक स्किल भी दी, स्मोल्डरिंग वाइल्ड फायर। हंस अभी भी बीच में था और पसीना छूट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हमारे भाई ने इतना मुश्किल काम बिना किसी प्रॉब्लम के कैसे फिनिश किया। वो अपना खुद का सोचना डाउट करने लगा और यहीं से गड़बड़ शुरू हुई। अपनी गलती और घमंड में हांस ने अपना काम करते वक्त टाइमिंग मैसअप कर दी। उसके फादर को गलती दिख गई और उन्होंने चिल्लाकर वार्निंग दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही सेकंड एक बड़े ब्लास्ट ने पूरी लैब हिला दी। बूम, सब खत्म। जब दोपहर आई, रिफाइनिंग रूम धुएं और तनाव से भरा हुआ था। वाइस डीन, जो कि एक असली चालाक है, ने तुरंत सिचुएशन को अपने बेटे के फायदे में मोड़ने की कोशिश की। उसने मैच को टाई डिक्लेयर कर दिया। हंस की चोट को बहाना बनाकर फाइनल फैसले को बाद के लिए टाल दिया। प्रोफेसर किम ने इसका विरोध किया। हादसा पूरी तरह हंस की खुद की गलती की वजह से था। माइकल ने पलटकर किम पर ही आरोप लगाया कि वो स्टूडेंट्स की केयर से ज्यादा एग्जाम स्कोर्स की परवाह करता है। लेकिन माइकल यहाँ नहीं रुका। उसने सेहून की परफॉर्मेंस पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। उसके अनुसार 5 मिनट से कम में फुल मेल और हाई लेवल मना आउटपुट हासिल करना एक नए बंदे के लिए इम्पॉसिबल है। किसी नए स्टूडेंट के लिए ऐसा करना इंसानी तौर पर पॉसिबल नहीं होना चाहिए। सेहून बस ये सब देखता रहा, मन में उस तरीके के बारे में सोचते हुए जो उसने एक्चुअली यूज किया था, जो कि टेक्निकली अभी तक किसी को पता ही नहीं होना चाहिए था। उसने एक ऐसा तरीका यूज किया था जो आर्ममेंट्स बनाने के लिए है, जब नॉर्मल स्मिथिंग पॉसिबल हो। उसके लिए एल्केमी का मतलब ओर को तोड़कर नया शेप देना नहीं है, बल्कि मिनरल का असल हिस्सा ढूंढना और ओर की लाइफ को खुद सामने आने देना है। यह बेसिकली एक फ्यूचर का शॉर्टकट था, लेकिन उसका माइकल को एक्सप्लेन करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसने अनजान बनते हुए बस घूरता रहा। माइकल ने बेट ले ली और मुस्कुराते हुए सीहन को फ्रॉड कॉल कर दिया। उसने कहा कि एक नए स्टूडेंट का रेयर ग्रेड आइटम बनाना स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल है, इसीलिए जरूर चीटिंग हुई है, और गुस्से में आने लगा। लेकिन तभी डीन रू की आवाज सुनाई दी। सबको शॉक हुआ जब उन्होंने अग्री करते हुए कहा कि सीहन की टैलेंट का कोई सेंस नहीं बनता। माइकल प्रैक्टिकली खुशी से चमक उठा। सोचा डीन उसे सपोर्ट कर रही है, बच्चे को बाहर करवाएंगी, दोबारा एग्जाम की मांग होगी। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। डीन रेयू रूल्स नहीं देख रही थी। उनकी नजर उस शीट पर थी और उनका मुंह लिटरली खुला हुआ था। डीन ड्रू का मुंह लिटरली पानी आ रहा था। वो ऐसे देख रही थी जैसे किसी भूखे इंसान के सामने बिरयानी रख दो। उन्हें उस आर्ममेंट को खाने की इच्छा हो रही थी और अब वो सोच रही थी कि कम से कम एक लिक तो मिल जाए। पूरा रूम उनकी इस अचानक अजीब इच्छा से हैरान रह गया। यार, डीन हो या फूडी फर्क नहीं पड़ता। बाद में हमारा हीरो बाहर निकला, अपनी नई फोर्स्ड शीट के बारे में सोचते हुए। टाइमिंग थोड़ी ऑफ थी, जिससे एंड प्रोडक्ट उसकी एक्सपर्ट नजरों में
में खोएगी अधूरी लग रही थी, लेकिन यह वाइस डीन के मुंह में खट्टा स्वाद छोड़ने के लिए काफी से ज्यादा थी। चलते चलते उसके दिमाग में बैरेट नाम खटकता रहा। उसे लग रहा था कहीं सुना है। फिर उसे याद आया एक्सप्लोसिव डॉग लुइस वॉलेंट ने एक बार बताया था कि बेबल में उसने एक आर्मामेंट खरीदा था जो फट गया था, जिससे उसे परमानेंट मना बोनस हो गए। उसे रियलाइज हुआ कि हंस शायद वही बुरा ब्लैकमिथ था जिसकी वजह से लुइस को जिंदगी भर की चोटें मिली। उसका ओरिजिनल प्लान था कि तीनों डॉग्स को ढूंढकर ठीक करेगा, लेकिन उसने डिसाइड किया कि लुई का रास्ता अभी के लिए छोड़ देगा, क्योंकि वही चोटें थीं जिन्होंने उसे एक्सप्लोसिव डॉग बनाया और यही उसकी असली पहचान का हिस्सा था। कुछ चीजें बदलनी नहीं चाहिए। उधर बोर्सिपा डिपार्टमेंट के मीटिंग रूम में एक गर्म बहस चल रही थी। डीन र्यू जोर दे रही थी कि सेहून को डिपार्टमेंट वॉलेडिक्टोरियन घोषित किया जाए, लेकिन बाकी प्रोफेसर्स को डाउट था। जब उन्होंने डार्कले पूछा कि किसी को कोई आपत्ति है, तो माइकल ने थोड़ी हिम्मत करके बोला, सुझाव है, आपत्ति नहीं, और याद दिलाया कि वो रिसेंटली ही डीन बनी है। ऊनी है, क्लासिक मूव। बात शीत पर आ गई। अच्छी जरूर थी, लेकिन बोर्ड को और करीब से देखना था। प्रोफेसर किम ने बीच में कहा कि क्राफ्ट्समैनशिप में थोड़ी पॉलिश की कमी हो सकती है, लेकिन जिस तरह मना यूज हुआ है और 5 कलर फायर ब्रेड के साथ उसका परफेक्ट मैच, वो जीनियस है। एक प्रोफेसर ने रिपोर्ट देखी, नंबर से खुश हुआ, लेकिन फिर भी डाउट था कि एक नया स्टूडेंट यह कर सकता है। डीन र्यू ने एक बड़ी बात कही और सबको चुप करा दिया। उन्होंने बोर्ड को बताया कि जो आर्मेंट वो देख रहे हैं वो शायद सिर्फ 60% है जो सीहून एक्चुअली बनाना चाहता था, और यही कमी उसकी ताकत को डरावना बनाती है। मटर सेटल करने के लिए उन्होंने बोर्ड को उसके वॉलेडिक्टोरियन डेमोन्स्ट्रेशन का सामने से देखने का मौका दिया। इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने अपना करियर दांव पर लगा दिया। अगर उसे देखने के बाद भी मेरा फैसला एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तुरंत रिजाइन कर दूंगी। भाई, ये कॉन्फिडेंस का लेवल अलग ही है। अगले दिन ओपनिंग सेरेमनी में एम्परर लुडविग शुबर्ट ने बेबल की हिस्ट्री पर एक लंबी स्पीच शुरू की। उन्होंने बताया कि 5 साल पहले ऊपर से इंसानों की तरक्की के लिए टावर ऑफ हीरोज आया, लेकिन दुनिया ने जवाब में स्वैम्प ऑफ पैंडेमोनियम अनलेश किया, जो सब कुछ बर्बाद करने पर तुला था। इंसानों को नई ताकतें मिली, लेकिन साथ में एक बड़ी मुसीबत भी आई। बेबल, जो समुद्र के बीच में है, तब से हीरोज बनाता आ रहा है, और अब एम्परर नए स्टूडेंट्स को उस लेगेसी में शामिल होने का न्योता दे रहे थे। उस बूढ़े को देखते हुए सीहून मन में जानता था कि यह उतना सीधा साधा नहीं है जितना दिखता है। अंदर कुछ और है भाई। अनाउंसर ने फाइनली वैलेडिक्टोरियन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कॉल किया और इस साल के टॉप स्टूडेंट्स को स्टेज पर बुलाया। जैसे ही सीहन ऊपर चला, उसे अपनी पास्ट लाइफ के वो घमंडी लोग याद आए जो सिर्फ इसलिए करते थे क्योंकि टॉप स्टूडेंट्स थे। डेमोन्स्ट्रेशन शुरू होते देख उसे फाइनली समझ आया कि वो लोग वैसे क्यों थे। अनाउंसर ने चैलेंज एक्सप्लेन किया। उन्हें मैरियनेट फैक्ट्री ऑटोमेशन मॉडल 9 के साथ लड़ना था। ये कोई प्रैक्टिस वाली डमी नहीं था। इसकी फाइटिंग पावर एक सी रैंक हीरो से एक्चुअली लड़ने लायक थी। रोबोट को देखकर हमारे भाई ने सोचा, यार इसके पास कोई वेपन नहीं है, क्या ये मार्शल आर्ट्स भी जानता है? पहला डेमोन्स्ट्रेशन कॉम्बैट डिपार्टमेंट से था। आकार कुफ वैलेडिक्टोरियन जेक मायर्स। सीहन ने उसे देखते ही गैस किया कि यह मायर्स फैमिली का तीसरा बेटा है जो तलवारबाजी के लिए मशहूर है, लेकिन ये भाई क्लियरली हाथ से लड़ने का एक्सपर्ट था। जेक रोबोट के सामने खड़ा हुआ और मैच शुरू हुआ। रोबोट तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन जेक ने इजीली बचा लिया। एक और वॉर के नीचे झुका, पांव एकदम हल्के थे। रोबोट दबाव बनाता रहा, जेक बचता रहा। फिर उसने डिसाइड किया, अब हमला करने का टाइम है। क्लाइंप है। वो एक जंगली जानवर की तरह आगे बढ़ा और रोबोट के पेट में एक पंच मारा। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि मेटल प्लेटिंग टूट गई। सब चुप हो गए। भाई ने एक ही पंच में मशीन का दिल तोड़ दिया। सीहू को याद आया, पास्ट लाइफ में यह बंदा ए रैंक पर 20s में ही मर गया था। अभी देखकर लग रहा था ये बहुत बड़ा टैलेंट है। हमारे भाई ने सोचा, इतना टैलेंटेड होकर इतनी जल्दी कैसे मरा? जैक एक पंच से नहीं रुका। उसने फिर हमला किया और मशीन को पूरी तरह छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर
फिर चैन से सांस लेते हुए बोला, चलो थोड़ा ढीला तो हुआ। अनाउंसर भी हैरान था, लेकिन जल्दी से तारीफ शुरू हो गई। खाली ताकत से सी रैंक हीरो की पावर वाले रोबोट को हराना कोई छोटी बात नहीं है। इतने शानदार परफॉर्मेंस के बाद अगले पर्सन पर दबाव जरूर था। सपोर्ट डिपार्टमेंट की वॉलेडिक्टोरियन इनु एरिका आगे आई। हमारे भाई को लगा कि शायद उस पर कोई प्रेशर नहीं है। जापान की 3 बड़ी फैमिलीज में से एक इनु फैमिली की बड़ी बेटी है। सबके सामने आना उसके लिए नॉर्मल था। पास्ट लाइफ में वो एक एस रैंक हीरो थी जो मिथिक ग्रेड आर्ममेंट यूज करती थी, लेकिन बुराई में पड़ गई, मैग बन गई और उसके अपने ही घर वालों ने उसे खत्म किया। सीहून ने डिसाइड किया इससे दूर रहना है। क्यों गंदा है, मैग बनने वाले किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना। बस यही सोच रहा था कि उसने आगे बढ़ने से पहले उसकी तरफ देखा। ऑकवर्ड आई कांटेक्ट चल गया। एरिका का ओपोनेंट था मॉडल 9 विद हैवी आर्मर। बचाव रफली 1.5 टाइम्स ज्यादा पिछले वाले से। उसने एक छोटा केज खोला और एक बर्ड रिलीज किया। एक आंख चमकी और उसने कमांड दिया, जाओ। बर्ड ने एक तेज आवाज के साथ उड़ान भरी। रोबोट तैयार हो गया। यह खास बचाव करने वाला टाइप था, तोड़ना मुश्किल लग रहा था। तभी एरिका का क्रो एक पूरे मैकेनिकल बीस्ट में बदल गया। भाप वाले तेज पंजे, भारी आर्मर। वो रोबोट की तरफ बढ़ा और एक सेकंड में उसमें बड़ा होल कर दिया। मशीन बेकार हो गई। क्रो वापस अपनी असली शेप में आया और अपनी मालकिन के पास लौट गया। अनाउंसर ने बताया कि उसने सी रैंक बचाव वाले रोबोट को एक ही वार में खत्म किया और सब पागल हो गए। अब दबाव बहुत ज्यादा था। अगर सीहन बस एक वेपन दिखाकर स्टेज से उतर गया तो उसे बू होने के पूरे चांसेस थे। अनाउंसर ने उसका नाम कॉल किया और वो आगे आया। लुडविग जो डेमोन्स्ट्रेशन के सुपरवाइजर थे ने कमेंट किया कि नए डिपार्टमेंट वैलेडिक्टोरियंस का लेवल बहुत ऊंचा है। रिफाइनिंग डिपार्टमेंट ने काफी वक्त से कोई वैलेडिक्टोरियन नहीं दिया था, तो उन्हें लगा सेहू पर दबाव बहुत होगा। रयू युनहा दूसरे सुपरवाइजर बस एक नोइंग लुक के साथ देखती रहीं। उन्हें पता था क्या होने वाला है। कॉम्बैट और सपोर्ट डिपार्टमेंट्स के शानदार परफॉर्मेंसेस से सब ऑलरेडी एक्साइटेड थे। जैसे ही हमारा भाई आगे आया और स्वॉर्ड निकाली, क्राउड में आवाजें उठने लगी। सबको हैरानी थी कि एक नए स्टूडेंट के पास रेयर ग्रेड आइटम है, लेकिन सबको डाउट भी था क्या एक ब्लैक मैट उन 2 बड़े टैलेंट्स की बराबरी कर सकता है। स्टूडेंट्स के डाउट सुनकर माइकल ऑडियंस में बैठे मुस्कुरा रहे थे। उनकी नजर डीन की कुर्सी पर थी और अगर सीहन यहाँ फेल हो गया तो यही उनके लिए परफेक्ट मौका बन जाएगा। चाल चल रहा था भाई। स्टेज पर अनाउंसर ने डिक्लेयर किया कि सीहन का सामना मॉडल 10 से होगा, जिसकी फाइटिंग पावर डी रैंक हीरो जितनी है। सीहन ने तुरंत रोका। मॉडल 8 लाओ, फुल आर्मर के साथ। अनाउंसर लिटरली डर गया। मॉडल 8 कुछ केसेस में बी रैंक हीरोज के वार झेल सकता है और यह उसे आर्मर्ड भी चाहिए। अनाउंसर ने बहाना बनाने की कोशिश की, इतनी जल्दी ये पॉसिबल नहीं है। मन में सोच रहा था कि यह बच्चा डेमोन्स्ट्रेशन बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी प्रोफेसर किम अचानक प्रकट हुए, एग्जैक्टली वो मॉडल लेकर जो हमारे भाई ने मांगा था, पहले से फुली आर्मर्ड। अनाउंसर के पास कोई चॉइस नहीं बची। उसने मैच स्टार्ट का सिग्नल दिया। प्रोफेसर किम ने कहा, जा पागल हो जा, और उसके स्टूडेंट का इरादा था कि हाइप को सही साबित करेगा। उसने स्वॉर्ड निकाली और 5 कलर्ड फ्लेम्स ब्लेड से निकल पड़ी। जैक ये देखकर एक्साइटेड हो गया। जेलस हंस ने मुंह बनाया, बस दिखावा कर रहा है। हंस के मन में था, सेहू के पास इतना मना नहीं है कि वो इस स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सके। वो बिल्कुल गलत भी नहीं था। 5 कलर फायर ब्लेड के अंदर फ्लेम्स नेचुरली आपस में लड़ती हैं और अगर बहुत ज्यादा मना से कंट्रोल नहीं किया तो वो फट जाएंगी और यूजर का हाथ भी ले जाएंगी। लेकिन हमारा भाई रोमन यूज नहीं कर रहा था। वो फायर एक्यूमुलेटिंग शीट से फ्लेम्स को अंदर स्टोर कर रहा था और अपनी आर्टिसन ऑफ फ्लेम स्किल से क्रिम्सन फायर मिला रहा था। स्टोरेज पूरा होते ही उसने वाइल्ड फायर एनलिश करने की तैयारी की, वो स्किल जो दबी हुई मन को फटाके की तरह छोड़ती है। उसने 5 कलर डीमंस को एक साथ फटवाया और रोबोट पर वार किया। ब्लास्ट बहुत बड़ा था। पूरा एरिना घने धुएं में डूब गया। जैसे ही धुआं छूटा, सेहू ने सोचा, यार थोड़ा ज्यादा हो गया क्या। एरिना के फ्लोर पर उसके वार का एक बड़ा निशान था। अनाउंसर ने शॉक से उबरकर तुरंत रिपेयर टीम को बुलाया। इस बड़े फिनिश के साथ वॉलेडिक्टोरियन डेमोन्स्ट्रेशन का मिड टर्म इवैल्यूएशन ऑफिशियली शुरू हुआ। एरिना हाफ गॉन, रोबोट गॉन, हंस की उम्मीदें भी गॉन। परफॉर्मेंस के बाद हमारे भाई को
डायरेक्टली डीन के ऑफिस में बुलाया गया। रियू युनहा थोड़ी देर बाद आई और देर के लिए माफी मांगी। वो एरिना की उस बड़ी गंदगी को साफ करने में हेल्प कर रही थी जो हमारे हीरो ने बनाई थी। सीहन ने घबराते हुए खुद भी सॉरी कहा कि शायद उसे पावर थोड़ी कंट्रोल करनी चाहिए थी। वो डांट का इंतजार कर रहा था, लेकिन डीन ने क्विकली एक्सप्लेन किया कि वो यहाँ इसीलिए नहीं बुलाया। इससे पहले कि वो बात पर आती, उनके पेट ने एक लाउड अजीब आवाज की। डीन साहिबा शर्मिंदा हो गईं। यार, एक एस रैंक पावर हाउस और पेट की आवाज ने उसकी इमेज खराब कर दी। रेड हेड ज्यादा देर घुमाती फिराती नहीं। उन्होंने सेहू को सीधे देखा और ऑफर किया, ब्लेड एंड शीथ मार्केट प्राइस से 10 गुना पर खरीदेंगी। सेहू ऑफर प्रोसेस भी नहीं कर पाया था कि तभी एक नोटिफिकेशन आई। उसका ऑफिशियली उनके साथ बॉन्ड बन गया था। हमारा भाई एक्चुअली हैरान था। पास्ट लाइफ में उसे उनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए अपने आर्ममेंट्स उन्हें कई बार खिलाने पड़े थे। अभी इतनी जल्दी बॉन्ड बन गया। बाहर से उसने थैंक्स कहा, लेकिन अंदर से वो ऑलरेडी प्लान बना रहा था कि इस मौके का फायदा कैसे उठाना है। उसने तुरंत बॉन्ड एक्सट्रैक्शन यूज किया और स्कोर किया। ग्लूटनी आयरन, यह एक बहुत अच्छे ग्रेड का मेटल था जो आयरन को खाकर गर्मी बनाता है, और अगर इसे इनफ खिलाओ तो मिनरल ब्लड भी बना सकता है। जैसे ही मेटल मिला, डीन ने फिर पूछा, तो गियर बेचोगे? सेहून ने सीधे मना कर दिया। तभी प्रोफेसर किम ने डोर खोला और सेहून को थोड़ी देर के लिए मांगा। डीन पीछे रह गई, अकेली, और उनका पेट अभी भी आवाज कर रहा था। वो डीन। किम उसे बेबल एकेडमी के बीच में ले गए, पुरानी मेन बिल्डिंग जिसे मॉर्डक मैंशन कहते हैं। वहाँ एकेडमी हेड से मिलना था। रास्ते में किम ने वार्न किया, ठीक से रहना। एकेडमी हेड ने ऑडिटोरियम की गंदगी को माफ किया था। वो इन सब से बहुत ऊंचे लेवल पर है। इसे क्या है? सीहून ने प्रोफेसर को भरोसा दिया, टेंशन मत लो, और अंदर चला गया। एकेडमी हेड कोई और नहीं, लुडविग खुद थे। पास्ट लाइफ में यह वो हीरो था जिसने एक डीमन डिवाइन बीइंग को लड़कर खत्म किया था। असली बड़ा आदमी। लुडविग ने बात शुरू करते हुए कहा कि सेहून के आर्ममेंट्स इंटरेस्टिंग हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ पछतावे हैं, लेकिन बड़ी उम्मीदें भी हैं। पछतावे सुनते ही सेहून का मन किया कि अपना काम वापस आग में डाल दे। भाई ने इतनी मेहनत की और ये बोल रहे हैं पछतावे। रिगार्डलेस, लुडविग ने उसे मेहनत के बदले 2 रिवॉर्ड्स में से चूज करने का ऑफर दिया। सोचकर सेहून ने मांगा, मना और मेमोरी बढ़ाने वाला कुछ। लुडविग के हाथ के एक इशारे से 2 आइटम सेहू के हाथ में आ गिरे। किसी को वो आते आ गिरे। एक था हेवी इंक रॉक, जो हर उस चीज से मना सोखता है जिसे छुए। दूसरा था ड्रीम आइवरी, जो सपने जैसी माना यूज करके ड्रीम से जुड़ता है। सीहन हैरान था। इंक रॉक रेयर था, लेकिन ड्रीम आइवरी तो ऑलमोस्ट मिलता ही नहीं था। यूज करना मुश्किल जरूर होगा, लेकिन उसके पास ऑलरेडी एक अच्छा आइडिया था इन्हें यूज करने का। जब पूछा गया कि रिवॉर्ड्स पसंद है, सीहन ने सिंपली कहा, परफेक्ट है। जैसे ही वो निकला, एक छेद से आवाज आई। लुडविग से पूछ रही थी कि एक ही बंदे को 2 रिवॉर्ड्स देने का क्या मतलब था। लुडविग ने आराम से जवाब दिया, क्योंकि वो हैंडल करने की ताकत रखता है। छिपी हुई आवाज ने कमेंट किया कि शायद लुडविग उसमें खुद को देख रहे हैं। लुडविग ने एग्री करते हुए कहा कि सेहन में उसके लिए इनाफ गहराई है। आवाज ने धीरे से जवाब दिया, एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता कि वो गहराई कितनी है। यार, मिस्टीरियस कन्वर्सेशंस का लेवल अलग ही है। जब हमारा भाई क्लासरूम में घुसा, हंस पहले से शेख ही बघार रहा था। बोरसिपा के 3rd ईयर सीनियर वॉलेडिक्टोरियन हवर्ड से उसकी जान पहचान की बातें कर रहा था। बाकी क्लासमेट्स उसकी कनेक्शन सुनकर हैरान थे, लेकिन जैसे ही सेहू ने एंटर किया और हंस को एक डार्क नजर दी, वो गोरा बंदा इंस्टेंटली डर के मारे जम गया। एक नजर और हंस की सारी होश की हवा निकल गई। हंस मन ही मन सेहू को कोस रहा था। तभी प्रोफेसर किम क्लास शुरू करने आ गए। उन्होंने एक खास मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, प्रोजेक्शन एलओए। ये इंगेट्स का एक बड़ा ढेर था जो नॉर्मल ओर से दर्जनों गुना ज्यादा माना के प्रति सेंसिटिव है। किम ने डिमॉन्स्ट्रेट किया, एक इंगेट के अंदर माना इंजेक्ट किया और तुरंत उनके मन में जो आर्ममेंट था वो आसानी से बन गया। हमारा भाई सेहन उन्हें काम करते देख रहा था और रियलाइज किया कि यह बंदा दुनिया के टॉप 100 आर्टिजन्स में यूं ही नहीं आया। यह बात उसे बॉन्ड स्टोन बनाते वक्त भी महसूस हुई थी। इन इंगोट्स से बने आर्मामेंट्स एक्चुअली लड़ाई में यूज नहीं हो सकते, क्योंकि
यह एलॉय माना के प्रति इतना सेंसिटिव है कि यह बेसिकली बनाने वाले का अवचेतन मन रिकॉर्ड कर लेता है, उसे खुद अपने आप को देखने पर मजबूर करता है। इसीलिए इन्हें ऑल्टर ईगोस कहते हैं। जो ब्लेड्स बनती हैं, वो डायरेक्टली उस विद्यार्थी, उस इंसान की असली पहचान दिखाती हैं। प्रोफेसर किम ने एक्सप्लेन किया कि नॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन की जगह रिफाइनिंग डिपार्टमेंट इन्हीं ऑल्टर ईगोस को यूज करेगा। इन्हें एक हफ्ते के लिए पीछे वाली बिल्डिंग में एग्जिबिट किया जाएगा। सबको बेस्ट विशेस देते हुए किम ने शुरू करने को कहा। सेहू ने इन एलओएस की कीमत देखी। एक की कीमत 10 मिलियन से ऊपर। यह दिखाता है कि बेबल एक सिंपल सेल्फ इंट्रोडक्शन को भी कितना ग्रैंड बना देता है। पैसे पानी की तरह बहाते हैं यहाँ। हंस ने पहले ट्राई किया, लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल भी नहीं कर पाया। उधर हमारा भाई सेहू चारों तरफ देख रहा था और सोच रहा था, यार यहाँ किसी में असली टैलेंट है भी। फिर उसका नाम कॉल हुआ। अपने इंगेट को देखते हुए सेहू ने डिसाइड किया, अब रोकने का कोई फायदा नहीं। वो ऑलरेडी डिपार्टमेंट वैलेडिक्टोरियन है, तो पूरी ताकत लगाओ। उसने मना फ्लो किया, लेकिन एक सेकंड बाद रियलाइज हुआ कि शायद थोड़ा ज्यादा हो गया। अगले ही मोमेंट एक ब्लास्ट ने खिड़कियां तोड़ दी। भाई ने क्लास का पहला दिन ही यादगार बना दिया। एग्जीबिशन सेरेमनी में एक बड़ी भीड़ जमा हुई, खास तौर पर रिफाइनिंग डिपार्टमेंट के टॉप स्टूडेंट का ऑल्टर ईगो देखने। सबको शॉक हुआ जब उन्होंने देखा कि यह सिर्फ एक स्वॉर्ड नहीं थी। सेयाहन के इंगेट ने गलती से पास के 19 प्रोजेक्शन एलॉयस को एब्सॉर्ब कर लिया था, जिससे कई वेपन्स का एक पूरा कलेक्शन बन गया। डिपार्टमेंट ने इसे जैसा था वैसा ही एग्जिबिट करने का डिसाइड किया। उन्होंने क्लेम किया कि यह ग्रैंड डिस्प्ले सीहन की बड़ी ताकत का प्रतीक है। स्टूडेंट्स नेचुरली घबरा गए, सोचने लगे कि यह बंदा कितना कॉन्फिडेंट होगा ऐसा करने के लिए। कुछ लोगों ने फुसफुसाया कि रिफाइनिंग डिपार्टमेंट को काफी वक्त से वैलेडिक्टोरियन नहीं मिला था, तो स्कूल बस उसे जीनियस बनाकर हाइप कर रहा है। लेकिन दूसरे दोनों वैलेडिक्टोरियंस की सोच अलग थी। उन्हें लगा कि प्रोजेक्शन एलॉयज का वो पूरा पहाड़ भी सेहू की असली ताकत को पूरी तरह दिखाने के लिए काफी नहीं था। अलग ही लेवल का बंदा है यह। उधर वर्कशॉप में हमारा भाई इतनी प्रिसीजन से फोर्स कर रहा था कि 0.01 सेकंड की भी गलती नहीं थी। असिस्टेंट हान उसे देख रहा था और खुद को थोड़ा बेकार महसूस कर रहा था। इसे और क्या सिखाऊं सोचकर हान ने ट्यूटिंग छोड़ी और दूसरे स्टूडेंट्स की तरफ चला गया जिन्हें एक्चुअली हेल्प की जरूरत थी। क्लास खत्म होने के बाद सेहन अपनी बनाई ब्लेड्स को देखता रहा और हैमर उठाया कि फिर से तोड़े। हान की आवाज आई, यार सच में तोड़ोगे? उसने कहा कि इन्हें रखना जरूरी है। ब्रीची, इस हफ्ते की स्मिथिंग के बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट्स डिलीवर करने होंगे ताकि स्टूडेंट्स अपने बजट सिक्योर कर सकें। बेबल का सपोर्ट सिस्टम बेसिकली बाहर बिकने वाले वेपन्स के रिकॉर्ड पर चलता है। हान ने पूछा कि सून की इस ऑब्वियस नाराजगी के पीछे क्या है? क्या माना की प्रॉब्लम है? सून ने माना कि वो ऑस्टिया में ये असल प्रॉब्लम उसका बॉडी है। उसे हेवी इंक रॉक के साथ ट्रेनिंग शुरू करनी है, लेकिन अभी उसकी फिजिकल स्टैमिना उस काम के लायक नहीं है। तभी हान ने एक सॉल्यूशन दिया, सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग पर डिपेंड क्यों करते हो, पफ्स यूज करो। यह बात सेहून को जोर से लगी। पास्ट लाइफ में उसने कभी यह तरीका नहीं अपनाया था, लेकिन अभी यही एकमात्र रास्ता लग रहा था हेवी इंक रॉक को स्मिथ करने का, जब तक बॉडी में खुद की ताकत न हो। हमारे भाई ने हान को थैंक्स दिया। हान ने थैंक्स को ब्रश ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन सीहन ने बदले में उसे एक टिप दी, अपना सिर्फ 70% माना यूज करो। उसने पॉइंट आउट किया कि हान फॉर्जिंग के दौरान अपना पूरा रिजर्व जला देता है और कहा कि एक ही पॉइंट पर फोकस करो। सीहून चला गया और हान वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल कंफ्यूज्ड। एक फ्रेशमैन ने अभी मुझे मना मैनेजमेंट का मास्टर क्लास दे दिया। भाई, सीन ही अलग था। बेबल एक यूनिक जगह है जो खुद से सीखने को बढ़ावा देती है। स्टूडेंट्स किसी भी डिपार्टमेंट की क्लासेस ले सकते हैं या एक सेमेस्टर में दर्जनों कोर्सेज स्टैक कर सकते हैं, बस अपने मेजर की जरूरतें पूरी करनी होती हैं। कैच ये है कि जिम्मेदारी भी खुद की है। 3 बार ग्रेड्स गिरे तो बाहर का रास्ता। इस आजादी का फायदा उठाते हुए सेहू ने यूआर स्टेशन की तरफ जाने वाली ट्रेन पकड़ी, डिपार्टमेंट ऑफ सोर्सरी देखने। ट्रेन से उतरते ही एरिका और उसके बॉडीगार्ड से सामना हो गया। एक गार्ड ने चिढ़कर कहा, रास्ते से हटो। सीहून बिल्कुल नहीं हिला और डार्कली बोला, रास्ते से तुम्हें हटना चाहिए। एरिका ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उसने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ सोर्सरी देखने जा रहा है, माइनर लेने की सोच रहा है। बॉडीगार्ड की नाराजगी के बावजूद एरिका ने खुद उसे वहां ले जाने का ऑफर किया, हालांकि उसे एक गैदरिंग में जाना था। स्टाफ
के थोड़े विरोध के बाद भी वो हमारे हीरो के साथ चली। उसने माइनर में इंटरेस्ट के बारे में पूछा। सेहून ने एक्सप्लेन किया कि वो बफ सीखना चाहता है जो स्मिथिंग को अफेक्ट किए बिना उसकी फिजिकल एबिलिटीज बढ़ाए। एरिका ने बैरियर आर्ट सजेस्ट किए, लेकिन सेहून ने पॉइंट आउट किया कि वो यूजुअली डिफेंस के लिए होते हैं। एरिक ने एक्सप्लेन किया कि यूज करने वाले पर डिपेंड करता है कि इसे कैसे अप्लाई करें। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उसने एक एनवेलप पर बैरियर बनाया और चैलेंज किया, फाड़ के दिखाओ। सेहू ने कोशिश की लेकिन फेल हो गया। पहले उसे लगा शायद उसने पेपर की मजबूती बढ़ाई है, लेकिन जल्दी रियलाइज हुआ यह बात नहीं है। उसने नोटिस किया कि मटेरियल अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज रखता है, लेकिन जब कोई जोर लगाता है तो वो सख्त हो जाता है। यह टेक्निक स्मिथिंग के लिए परफेक्ट मैच थी, जिसमें बहुत डेलिकेट कंट्रोल चाहिए। एरिका ने सजेस्ट किया कि इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला के लिए प्रोफेसर की हेल्प लो, लेकिन जैसे ही सीहन ने एनवलप को ध्यान से देखा, वो फॉर्मूला उसे कहीं जाना पहचाना लगा। एरिका बैरियर कॉम्पोजिशन प्रोफेसर से इंट्रोडक्शन ऑफर करने ही वाली थी कि उसके मुंह से आवाज बंद हो गई। उसने शॉक में देखा, सीहन ने उस एनवलप को आराम से 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। उसने सिर्फ उसके फैमिली का सीक्रेट बैरियर फॉर्मूला नहीं समझा, उसने उसे ऑन द स्पॉट तोड़ दिया। भाई, ये तो लिमिट से भी आगे निकाल गया। उसने थैंक्स कहा और कैजुअली सजेस्ट किया कि कभी साथ खाना खाएंगे, उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स को भी इंक्लूड करते हुए। गार्ड्स आगे बढ़ने लगे, लेकिन एरिका ने सीहन की जाती हुई पीठ को एक डार्क दिलचस्प नजर से देखा। उसने कहा, इनविटेशन दे रही हूँ तुम्हें। सीहू चलते चलते सरप्राइज्ड रह गया। बाद में जब एरिका उसे यूआर डिपार्टमेंट ऑफ सोर्सरी ले गई, गॉसिप पहले ही फैल चुकी थी। कुछ स्टूडेंट्स को लगा इन दोनों के बीच कुछ है। कुछ ने क्लेम किया कि इन्हें लेट नाइट एग्जीबिशंस में साथ देखा गया है, लेकिन सेहू को पक्का था कि उसके फीलिंग्स नहीं है, वरना अब तक बॉन्ड बन जाता। वो एक्चुअली प्लेसमेंट टेस्ट देने आया था, क्लासेस के लिए अप्लाई करने से पहले। एरिका उसे बैरियर कंपोजिशन टेस्टिंग साइट तक ले गई, लेकिन वो जगह एकदम तबाह दिख रही थी। सेहू सोच रहा था, यार यहाँ खजाना ढूंढना है क्या, लेकिन गलती से वो सिक्योरिटी के अंदर चला गया और एंट्री टेस्ट पास कर गया बिना रियलाइज किए। इंस्ट्रक्टर ने फ्लैटली बोला, पहला फेज ऑलरेडी क्लियर हो गया। सीहू खुद हैरान था। थोड़ी देर पहले बैरियर कंपोजिशन के प्रोफेसर रॉबर्ट पेरी को रूमर मिला था कि एरिका ने सीहू में इंटरेस्ट लिया है। उसके लेखी ने प्रूफ के तौर पर पिक्चर भी दिखाई। डेटा देखकर प्रोफेसर को समझ आया कि वो सडनली बेसिक लेक्चर्स क्यों अटेंड करने लगी है, जिसकी वजह से एप्लीकेंट्स 3 गुना हो गए हैं। ऊपर से एरिका के भाई ने भी बेसिक लेक्चर में स्पॉट मांगी थी। सब कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। अब प्रोफेसर पेरी को खास दिलचस्पी इस बात में थी कि सीहन ने सोल लैबिरिंथ को बाईपास कैसे किया। यह एक बैरियर है जो सेंसेस को डिस्टॉर्ट करके लोगों को रास्ता भुला देती है। बेसिक है, लेकिन एक नए स्टूडेंट को यह डिटेक्ट नहीं करना चाहिए। तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। प्रोफेसर ने दूसरा टेस्ट अनाउंस किया। स्टूडेंट्स को एक बैरियर तोड़कर प्योर माना निकालनी होगी। स्पीड के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। एक लड़का पहले आगे आया, एरिका को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश में। बैरियर स्पाइडर वेब जैसी थी, जिसके कोर में एक स्पाइडर था जो स्ट्रैंड से आती माना को सेंस करता था। जब तक स्पाइडर जिंदा है, वेब ऑटोमेटिकली फिर से बन जाती है। वो लड़का पूरी फॉर्मूला को अपनी मना से घेरने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके पास उतना रिजर्व नहीं था। आखिरकार 2 मिनट 23 सेकंड में तोड़ी। प्रोफेसर ने बस इतना कहा, स्पीड पर काम करो। ठंडा जवाब। कई स्टूडेंट्स के बाद एरिका की बारी आई। उसने सेकंड्स में बैरियर तोड़ दी। सब देखते रह गए। डिपार्टमेंट वैलेडिक्टोरियन है वो किसी वजह से। प्रोफेसर पेरी ने रिमाइंड किया कि स्टैंडर्ड तरीके से टेक्निकली 2 सेकंड्स और फास्ट हो सकती थी, जो उसने याद रखने का प्रॉमिस किया। आखिर में सीहन की बारी आई। प्रोफेसर को पहली नजर में वो बिल्कुल ऑर्डिनरी लगा। बैरियर तोड़ने के बजाय वो बस खड़ा रहा, उसे घूरते हुए। बाकी स्टूडेंट्स फुसफुसाने लगे, लेकिन हमारा भाई सेहून सिर्फ एक स्पेल नहीं देख रहा था। उसे रियलाइज हो रहा था कि यह बैरियर स्ट्रक्चर हैवी इंक रॉक जैसी है। बैरियर खुद को रिपेयर करती है और वापस जाती है, बिल्कुल उस ओर की तरह। रॉक को स्मिथ करने के लिए उसे एक साथ सभी स्टिम्युलेशंस इंजेक्ट
करनी होंगी बिल्कुल सही रेशियोज में। इतना वक्त लग गया कि प्रोफेसर का पेशेंस खत्म होने लगा, लेकिन एरिका ने बीच में कहा, प्रोफेसर उसे फिनिश करने दीजिए। सीहन गहरी सोच में था। अगर वो हैवी इंक रॉक में एक्यूमुलेटेड स्टिम्युलेशन को इसी तरह होल्ड कर सके तो वो उसे मास्टर कर सकता है। अचानक एक ही पल में उसने बैरियर तोड़ दी। असिस्टेंट अनइम्प्रेस्ड था। सीहोन को 7 मिनट से ज्यादा लग गए, लेकिन प्रोफेसर बेहतर जानता था ऑब्जर्वेशन का टाइम मैटर नहीं करता। अगली बार जब सीहोन ये बैरियर देखेगा एक पल में तोड़ देगा। हमारे भाई ने सिर्फ स्पेल नहीं तोड़ी, उसने उसे न्यूट्रलाइज करने का पूरा फॉर्मूला बना लिया। प्रोफेसर सोचता रह गया, ये बंदा जब स्मिथिंग में सोर्सरी मिलाएगा तो क्या क्या बना डालेगा। सोच के ही डर लग रहा था। हमारे भाई ने हीरो ग्रेड मटेरियल पर इंटरमीडिएट स्मिथिंग के लिए अप्लाई किया। इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ने सेफ्टी रूल आर्टिकल बी के अकॉर्डिंग कई प्रोफेसर्स को ईमेल्स भेजे जिन्हें प्रैक्टिस सेशन सुपरवाइज करने की जरूरत थी। स्टाफ को लगा था कि सेहून को कितने एप्लीकेशंस मिलेंगे, लेकिन वो शॉक में आ गए जब प्रोफेसर्स की एक बाढ़ आ गई जो उसे देखना चाहते थे। दूसरी तरफ हंस की सेशन के लिए एक भी एप्लीकेशन नहीं आई। दूसरे नंबर पर आना क्लियरली उसके लिए बहुत भारी पड़ रहा था। जब सेहून ने लिस्ट देखी तो उसकी आंखें वाइड हो गईं। डीन रियू ने खुद अप्लाई किया था उसे देखने के लिए, इसीलिए वो रेड हेड अब भी वहाँ थी। हमारे भाई की स्किल्स पर नजर रखते हुए सेहून ने मजाक किया, अब तो इस आर्मेंट पर सच में पूरी मेहनत करनी होगी। आखिरकार हैवी इंक रॉक स्मिथ करने का वक्त आ गया। उसने स्टेप 1 शुरू किया। मटेरियल को हैंडल करने के कई तरीके थे, लेकिन उसने सबसे कॉम्प्लेक्स तरीका चूज किया, डार्क कर्टेन प्रोसेस। उसने रॉक को एक बिल्कुल अंधेरी जगह में रखा ताकि अशुद्धियां हटाई जा सकें जो माना लगने पर पानी की तरह फैल जाती हैं। यह तरीका रॉक का साइज घटाता है लेकिन उसकी पवित्रता बहुत बढ़ा देता है। यह प्रैक्टिकली मटेरियल का पूरा नया निर्माण था। उसने 140 रेशियो यूज करने का डिसाइड किया। अगर और कम किया तो परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। फिर स्टेप 2, उसने क्रिम्सन फ्लेम से मना बहाई ताकि सबसे सूटेबल आग वाइल्ड फायर फिल्टर हो सके। इस स्पेसिफिक फ्लेम की एक यूनिक खासियत है, बनने के मोमेंट से इसका तापमान एग्जैक्ट सेम रहता है। यह रेडी होते ही असली फोर्सिंग शुरू हुई। उसने वाइल्ड फायर में लिपटे हैमर से रॉक पर मारना शुरू किया। कि यह थी कि रुकना नहीं जब तक मेटल की डिस्टॉर्शन फ्लेम की प्रॉपर्टीज के साथ परफेक्टली इजी ही अलाइन ना हो जाए। डीन उसे आग के साथ काम करते देख रही थी और सोच रही थी, यह बंदा गर्मी से इम्यून है क्या? दर्द को ऐसे इग्नोर कैसे कर रहा है? वो सोचने लगी कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए इसने खुद को कितना तराशा होगा। 4 घंटे बीत गए रिदमिक स्ट्राइकिंग का एक ब्लर। डीन की आंखें भी थोड़ी भारी होने लगी थीं, लेकिन तभी रॉक की प्रॉपर्टीज फाइनली अपनी लिमिट तक पहुंची। वो फ्लेम्स एब्जॉर्ब करने लगा और मटेरियल बदलने लगा। डिस्टॉर्शन फाइनली सेटल हो गई। स्टेप 3 कंप्लीट। अब सेहून ने प्रोसेस्ड इंक रॉक को पिघलाया और तैयार मोल्ड में डाला। इस हिस्से में कोई कास्टिंग या फोर्जिंग नहीं चाहिए था क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टीज खुद ब खुद मोल्ड के अंधेरे में बदल जाती हैं। डीन उसे काम करते देख रही थी और हैरान थी, ये टेक्निक्स कहां से आ रही हैं इसके पास। स्टेप 4 में उसने हैवी इंक रॉक के बदलावों को बैरियर डिसमेंटल फॉर्मूला के साथ सिंक किया। उसी एक पल में उसने एक मैना सर्किट बनाया। एक ब्लास्ट ने रूम हिला दिया और फाइनल प्रोडक्ट सामने आया। इंक स्पाइडर ब्रेसलेट। मटेरियल की पूरी पोटेंशियल अभी तक टैप नहीं हुई थी, लेकिन जो नई पॉसिबिलिटीज उसने अनलॉक की थी वो डेफिनेटली फर्स्ट रेट थी। साथ में एक नई स्किल भी लेवल अप हुई, ब्लैक स्पिरिट थ्रेड। सेहून ने ब्रेसलेट के स्पेक्स चेक किए। रेयर ग्रेड आइटम, मीडियम क्वालिटी। यह पहनने वाले की मैना एब्जॉर्ब करता है और जितनी मैना रखे उतना भारी होता जाता है। और सबसे अच्छी बात, इससे एक्सप्लोसिव रिंग स्किल यूज हो सकती है। बड़ी सक्सेस थी, लेकिन फिनिश्ड आइटम देखते ही रेडहेड डीन का पेट फिर ग्रोल कर गया। एम्बेरसमेंट के साथ वो थोड़ा करीब झुक गई। सीहून ने माना कि अभी यह उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से काम किया तो आगे चलकर सेट इफेक्ट तक पहुंच सकता है। उसने माफी मांगी कि पूरा आर्मेंट नहीं है उनके लिए, आपने हेल्प की थी तो कम से कम ब्रेसलेट के बचे हुए हिस्से ले लीजिए। डीन ने उन्हें स्नैक की तरह खाया और कमेंट किया, फ्राइड क्रम्स
जैसा टेस्ट है। सेहू मन में सोचने लगा, यार क्या मेरे अंदर ऑटोमेटिकली उनकी पसंद का खाना बनाने की हैबिट है। हालांकि उसे कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि इससे उनका बॉन्ड लेवल बढ़ रहा था। डीन ने कहा, असली चीज सामने होते हुए स्क्रैप्स खाना थोड़ा दुखद है। और फिर ब्लेड और शीट खरीदने का ऑफर फिर से किया। सीहून अभी बेचने के लिए रेडी नहीं था। उसे अपकमिंग सब्जुगेशन क्लास के लिए इनकी जरूरत थी और वैसे भी उसे पता था कि उन्हें अभी भूखा रखना जरूरी है। उसने प्रॉमिस किया कि आगे उनके लिए स्पेसिफिकली कुछ बनाएगा और डीन क्लियरली उसका इंतजार करने को तैयार थी। काम खत्म होने पर डीन ने कहा कि जा सकते हो, स्टाफ क्लीन अप कर लेगी। लेकिन तभी थकान ने फाइनली सेहू को दबोच लिया और वो गिर पड़ा। डीन जेन्युइनली चिंतित हो गई, लेकिन उसने ब्रश ऑफ किया। घंटों की स्मिथिंग ने स्टेमिना ड्रेन कर दिया। डीन ने उसे डॉर्म तक ले जाने का ऑफर किया और पूछा, ऊंचाई से डर तो नहीं लगता उसके? नहीं कहते ही उन्होंने उसे उठाया और हवा में ऊंची छलांग लगाई। जो स्क्रैप्स उन्होंने अभी खाए थे उससे उनकी पावर में एक अच्छा बूस्ट आया था। उड़ते हुए सिहुन ने सोचा, पास्ट लाइफ के मुकाबले कितना कुछ बदल गया है। उधर एकेडमी में कहीं एरिका अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। सोच रही थी कि उसे इनविटेशन कैसे दे। बेबल एकेडमी का कम्युनिटी साइट ऑलरेडी आग पर था। किसी ने एक पिक्चर पोस्ट की। एरिका रिफाइनिंग डिपार्टमेंट के सामने 3 घंटे खड़ी थी, सिहुन का इंतजार करते हुए। कमेंट सेक्शन थ्योरी से भरा पड़ा था। ज्यादातर लोग कन्विंस्ड थे कि वो हमारे भाई का इंतजार कर रही थी। सिहुन ने पोस्ट देखी और सोचा, अगर सच में जरूरी होगा तो वो खुद ढूंढ लेगी मुझे। अभी उसके पास बड़ी प्रॉब्लम्स थी। प्रोफेसर रिकार्डो माइल्स, जो अंडरस्टैंडिंग टूल्स कोर्स के इंचार्ज हैं, ने क्लास का दिन एक बॉम्ब ड्रॉप करके शुरू किया। उन्होंने क्लास को इमीडिएटली ट्रेनिंग सेंटर जाने को कहा और ऐड किया, सबसे आखिर में आने वाले को 20 लैप्स की सजा मिलेगी। पूरी क्लास ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ दौड़ पड़ी। सेहू सोचता रह गया, यार ये थ्योरी क्लास थी ना। लेकिन अभी उसके करंट स्टैट्स के साथ सेहन ही सबसे आखिर में पहुंचा और उसे 20 लैप्स की पेनल्टी मिली। जैसे वो दौड़ रहा था, प्रोफेसर उसे देख रहा था, कंफ्यूज था कि इतनी कम स्टैमिना वाला बंदा इंटरमीडिएट स्मिथिंग कैसे कर पाया। क्लास सेटल होने के बाद प्रोफेसर ने कंफर्म किया, बुसोई अंडरस्टैंडिंग टूल्स ओरिजिनली थ्योरी क्लास ही थी, लेकिन फ्लेम ब्लेड हंटर्स की रीसेंट आमद की वजह से टीचिंग मेथड बदल दिया गया। ये हंटर्स स्पेसिफिकली उन ब्लैक मैथ्स को टारगेट करते हैं जो हीरो ग्रेड या उससे ऊंची फायर एट्रीब्यूट ब्लेड्स बना सकते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स को फिजिकली तैयार रहना जरूरी था। पास्ट लाइफ में भी ये केस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना रहा था। सेहू को ये याद था। प्रोफेसर ने कंटिन्यू किया, क्लास अब फिजिकल प्रैक्टिस की तरफ शिफ्ट होगी ताकि स्टूडेंट्स अपने बॉडी को सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार कर सकें। गोल है टूल्स की नेचर सीखना और साथ में किसी भी अचानक हमले से बचना। सिहून ने रियलाइज किया कि उसे सावधान रहना होगा। पहला स्टेप, रॉ स्टैमिना बढ़ाना। इसके लिए उसने अपना नया ब्रेसलेट यूज किया, माना स्टोर करने के लिए, जो उसके एवरेज स्टैट्स को 5 पॉइंट्स बढ़ाता है। उसने होप किया कि इस रूटीन से उसका बॉडी पहले साल के आखिर तक कॉम्बैट रेडी हो जाएगा। आखिरकार प्रोफेसर ने उसे पेनल्टी रन से बुलाया। हमारे भाई सेहून को एक स्वॉर्ड दी गई ताकि इंस्ट्रक्टर कुछ बेसिक स्विंग से उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप देख सके। वेपन देखकर सेहून जानता था कि ब्रेसलेट का एडेड वेट और मना ड्रेन उसकी मूवमेंट्स को हैवी बना देगा। हालांकि उसकी टेक्निक पास्ट लाइफ से बहुत रिफाइंड थी। उसने कमिट करने का डिसाइड किया। बाकी स्टूडेंट्स को उसकी मूवमेंट्स बहुत स्लो और स्लगिश लगी। प्रोफेसर ने इनिशियली नोट किया, ब्लेड को पता है कहां जाना है, लेकिन एग्जीक्यूशन रशड है और पावर नहीं है। वो क्रिटिक देने ही वाला था कि सेहू की अगली मूवमेंट ने उसे कंप्लीटली फ्रीज कर दिया। एक अचानक ब्लर में उसने स्वॉर्ड मैन्यूवर की और अगले ही सेकंड उसकी ब्लेड सीधे इंस्ट्रक्टर के गले पर टिकी थी। माइल्स क्लियरली हिल गया और उसने डिमांड किया, तुम्हें यह हाई लेवल टेक्निक किसने सिखाई? सेहन मुश्किल में पड़ गया क्योंकि उसे याद था कि पास्ट लाइफ में उसके इंस्ट्रक्टर ने क्लेम किया था कि उन्होंने ये स्टाइल खुद सिर्फ 10 मिनट्स में बनाया था। अब क्या जवाब देगा भाई? आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें एनीमे एक्स मैन हवा को, ताकि आगे और भी वीडियोस आते रहे।